हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है न्यूरॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद होंगे आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और जामिया का प्रिपरेशन जोरों शोरों से कर रहे होंगे, है ना। आज आप लोगों के लिए फिर से एक बार हम लोग लेकर आए हैं जामिया PYQ सीरीज में मैथमेटिक्स का पार्ट। ठीक है, तो सर आज हम कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन ऑफ ईयर 2020 एंड 2021, मतलब 2020-21 सेशन में जो हमारे पास मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए थे, आज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप सभी को पता है कि हमें पूरे वीडियो में किस तरीके से चलना है। वीडियो को पॉज करते चलना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वक्त जाया नहीं करते हैं। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है सर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द इनकरेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इनमें से हमें बताना है कौन सा मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है 3x + 2x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, 4 × x - 5 इज इक्वल टू 4x - 20, 2x + 3x इज इक्वल टू 5x एंड लास्ट हमारा x × 3x + 2 विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर + 2x। तो ये सब आप तो देख करके सॉल्व कर रहे होंगे, बच्चों वाला क्वेश्चन है। हम जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं तो उनके कोफिशिएंट ऐड होते हैं और उसका जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा टर्म वेरिएबल टर्म होता है, वो हमारा क्या होता है, एज इट इज लिखाता है। तो 3x + 2x हमारा होना चाहिए था 5x, ना कि 5x स्क्वायर, और हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, व्हिच मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये 4 × x 4x और 4 5 20, तो ये हमारा सही है। और जैसे कि हमने बताया हमारा वेरिएबल एज इट इज रहता है और कांस्टेंट हमारे पास क्या हो जाते हैं, इनके जुड़ जाते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट। तो 2x + 3x क्या हो जाएगा हमारा 5x। लास्ट हमारा x × 3x + 2 अगर सॉल्व करेंगे तो फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, x × 3x that is equal to 3x square and x × 2 which is equal to 2x। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर क्या होता है सर। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर होता है ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखो क्या बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है द क्यूब ऑफ 4 का क्यूब क्या होता है। क्यूब का मतलब किसी भी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना उसी से। तो 4 4 16 4 64, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, इफ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ - 3x + 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये क्वेश्चन आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना मैं बड़ा आसान सा तरीका आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको क्वेश्चन कह रहा है कि x - 2 क्या है सर, x - 2 फैक्टर है क्या, इज अ फैक्टर ऑफ x³ - 3x + 5 है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को आप 8 क्लास के रूल के यानी कि 8 क्लास में जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े उसके अकॉर्डिंगली आप अगर सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा मेहनत लग जाएगा। इससे हम सॉल्व करने का ना एक आसान सा तरीका बताते हैं। एक्चुअली क्लास 9th में आपके पास एक चैप्टर होता है पॉलिनोमियल, और उसमें आप पढ़ते हो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, या आई थिंक क्या बोलते हैं उसे उसमें कुछ थ्योरम्स होते हैं, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। तो उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसमें करना कुछ नहीं है, जब आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पूछ दे तो जो फैक्टर है पहले आपको उसको x - 2 जो दिया गया है उसे आप 0 के इक्विवेलेंट करो। जब आप x - 2 को 0 के इक्वल करते हो तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाता है x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2। अब x का वैल्यू 2 आ रहा है, विच मीन्स कि अगर आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में जहां जहां पर x है वहां पर आप x रखोगे तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर आ जाएगा। मीन्स कि यहाँ पर ये जो 2 है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का फैक्टर है। ठीक है, तो हम सॉल्व करके उसको इक्वेट करके देखते हैं। इससे क्या होगा, x³ - 3x + 5 इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि जब हम इसमें 2 पुट करेंगे x के जगह पर तो इन पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। इसी को रिमाइंडर थ्योरम हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 2 का क्यूब माइनस 3 × 2 + 5 × a इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 8 - 6 + 5a इक्वल टू 0। 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा सर, तो 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, तो 5a इज इक्वल टू ये जो 2 बचा वो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा
-2/5। क्या आ जाएगा ए का वैल्यू -2/5। तो क्या हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी? यस सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास ये क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक थोड़ा सा डिफरेंट जोन का क्वेश्चन है। ये आप पेपर देख लो, ये पेपर आपके 2020-21 का पेपर है। उस समय आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते थे स्कूल्स में, क्लासेस में, बुक्स में, वो थोड़े से डिफरेंट होते थे। वहां पर क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के होते थे। बट अभी के समय में ना आपके बुक से तो डिवीजन भी हटा दिया गया है। तो बट हमें तो सारे कॉन्सेप्ट करने हैं, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी कॉन्सेप्ट आए हैं उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा एक तरीके का रिमाइंडर थ्योरम है। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप जो फैक्टर दिया गया उसे आप 0 के बराबर करोगे। उससे जो आपको x का वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू को आप गिवन एक्सप्रेशन में पुट करोगे। जैसे आप एक्सप्रेशन में पुट करते हो विच मीन्स इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। और जब आप इसको 0 के इक्वेट करोगे तो आपको वहां पर से a का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक्सपोनेंट एंड पावर से। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर भी बेस इसका भी सेम, इसका भी बेस सेम, इसका भी बेस सेम। तीनों एक्सप्रेशन जो दिए गए हैं, तीनों टर्म सबके बेस सेम है। और ऐसे सिचुएशन में पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं। पहले तो हम इसको एक फॉर्मेट में लिख देते हैं। क्या हम 4/9 की पावर 4 प्लस 7 प्लस नहीं प्लस में -7 इज इक्वल टू 4/9 की पावर 2x -1 लिख सकते हैं। सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये दोनों नंबर का बेस सेम था, तो पावर आपका क्या हो जाता है? पावर आपका ऐड हो जाता है। तो अब जब हमारे पास इक्वेशन इज इक्वल टू के दोनों तरफ जो अलग अलग मतलब सेम एक्सप्रेशन है जिनके बेस सेम है, तो इनके पावर को आप इक्वेट कर सकते हो। इनके पावर को इक्वेट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 4 प्लस -7 इज इक्वल टू 2x -1। यहाँ पर से क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, यानी कि 4 - 7 हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 2x -1। ये जो -1 है जब वो इधर आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा सर? वो बन जाएगा आपका +1। तो -3 और +1 क्या हो जाएगा? -2 इज इक्वल टू 2x। यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो सर x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1। क्या आ जाएगा x का वैल्यू? -1। तो क्या हमारे पास ऑप्शन है? बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना? क्या आ गया? -1। तो माइनस हो जाएगा आपका -3। बिल्कुल हाँ, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। सर क्या है क्वेश्चन नंबर 5? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 फिर से हमसे बच्चों वाला सवाल कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा? क्या ये बोलने वाली बात है? ऑब्वियसली 13 होगा, है ना? क्या 1 -13 1.3 -1.3। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, आप लोगों के लेवल पर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 169 का स्क्वायर रूट क्या है। ठीक है 169 का स्क्वायर रूट क्या है? तो ऑप्शन में ना आपको ऑप्शन में 13 -13 दे देगा, ऑप्शन में आपको +13 दे देगा, आपको ऑप्शन में +-13 इस तरीके से दे देगा, और आपको ऑप्शन दे देगा डी में नन ऑफ दिस। तो इस सिचुएशन में ना आपको किसके ऊपर जाना है? आपको इसके ऊपर जाना है, क्योंकि जब रूट से किसी भी स्क्वायर रूट से किसी भी नंबर को हम निकालते हैं तो वो नंबर हमारा प्लस माइनस दोनों के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बाकी हायर क्लासेस में जब आप चीजों को जाओगे तो इसी चीज में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। बट अभी के लेवल पे क्योंकि आपके पास बहुत क्या बोल सकते हैं दफा जामिया में या और कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया है और उसके आंसर आपको प्लस माइनस के फॉर्म में ही दिए गए हैं। आगे जा करके आप जब देखोगे तो इसमें चीजें चेंजेस हो जाती हैं, ये चीजें वैलिड नहीं रहती हैं। ठीक है, बट स्टिल अभी के लिए आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन का ऑप्शन दे दे तो आपको प्लस माइनस के ऊपर जाना है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ अ सर्किल बाय 40% इट्स एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय। किसी भी सर्किल के डायमीटर को अगर हम 40% बढ़ाते हैं तो उसका एरिया क्या होगा? उसका एरिया कितना इंक्रीज होगा? बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। इसको एक तरीके से सॉल्व करते हैं जिसमें हम लोग मान लेते हैं सॉल्व करते हैं, लेट द डायामीटर, यानी कि डायामीटर इनिशियल डायामीटर उसे हम मान लेते हैं 100। क्या मान लेते हैं? 100 यूनिट, 100 सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज में तो यूनिट कैंसिल ही हो जाएगा, हमारा कोई मसला नहीं है। तो अगर हमने इनिशियल डायमीटर D1 मान लिया तो रेडियस 1 हमारा कितना हो जाएगा? रेडियस 1 हमारा हो जाएगा आपको 50, बिकॉज रेडियस डायमीटर का हाफ होता है।
ठीक है। डायामीटर 2 यानी कि जो नया नया डायामीटर आया वो क्या हुआ, वो 40% इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स अगर इनिशियल 100 था तो इंक्रीज होकर के कितना हो गया, वो हो जाएगा आपको 140, है ना, क्या हो जाएगा 140 यूनिट। तो अगर नया डायामीटर 140 है तो हमारा नया रेडियस कितना हो जाएगा, डायामीटर बाय 2 दैट इज इक्वल टू 70। तो हमें पुराना रेडियस पता है, नया रेडियस पता है, तो अब हमें परसेंटेज निकालना है कि जो हमारा एरिया में चेंज आया वो कितना आया होगा चेंज। तो चेंज परसेंट कैसे निकालेंगे, चेंज परसेंट हमारा होगा न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया अपॉन में ओल्ड एरिया इनटू 100, है ना। जो नया वैल्यू आया है, जो पुराना वैल्यू था, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू था इनटू 100। तो नया एरिया क्या हो जाएगा, पाई r1 पाई r2 स्क्वायर, पाई r2 क्या है सर, 70 का स्क्वायर। 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900, यानी कि हम बोल सकते हैं 4900 पाई r स्क्वायर होता है तो 4900। इसे क्या हम रीअरेंज करके लिखते हैं 4900 पाई माइनस पुराना एरिया हमारा क्या है सर, पाई r1 स्क्वायर। r1 क्या है हमारा 50 यानी कि 2500, बोले तो 2500 पाई अपॉन हमारा ओरिजिनल पाई कितना है, ओरिजिनल एरिया कितना है 2500 पाई इंटू 100। ठीक है, ये 2 जीरो से तो 2 जीरो हम पहले भी उड़ा सकते हैं। बाकी 4900 में से 2500 आप अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा बताइए, 2400 बचेंगे क्या, 2400 पाई अपॉन 25 पाई, क्या बचेगा अपॉन 25 पाई, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो हमने एलिमिनेट ऑलरेडी कर दिया। अब यहाँ पर पाई से पाई को काट देते हैं और बाकी 2400 अपॉन 25 को हम लोग रिड्यूस करके देखते हैं कितना आएगा आंसर। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40 और 0। ठीक है, 5 9 ज़ा 45 और 6 नहीं 5 9 ज़ा 45 और 30, 5 6 ज़ा 30, यानी कि हमारा क्या आ रहा है सर 96%। what we have got 96%। क्या है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में सर आपने वेरिएबल क्यों नहीं लिया, हम यहाँ पर ओल्ड डायमीटर को x मान लेते हैं तो हमारा रेडियस क्या आ जाता है x/2, नया डायमीटर का फिर हम 40% निकालते हैं और उसको वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा कैलकुलेशन जो है ना वो जरा लेंदी हो जाता है। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा साफ और सिंपल रखने के लिए ऐसे सिचुएशन में हम लोग वैल्यू निकाल देते हैं जहाँ पर परसेंटेज चेंज वगैरह रहता है। तो हम अपने मन से कुछ नंबर एज्यूम कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं, क्योंकि परसेंटेज ना परसेंटेज में हम किसी भी नंबर को अगर लेकर के सॉल्व करेंगे ना तो वो हमेशा सेम आता है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू, देखो ये सब चीजें ना डेटा बेस्ड है, इन सबको याद रख लो। बताने के लिए तो मैं बता दूंगा कैसे याद रखना है, कैसे आप कर सकते हैं, बट कोई फायदा नहीं, आप इसको याद रख लो, क्योंकि ऐसे ऐसे चीज क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट होते हैं। कई दफा क्वेश्चन में मेंशन होता है 1 हेक्टेयर कितने के बराबर होगा, बट ये चीज आपको याद होना चाहिए। और ये होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। कितने होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर 1 हेक्टेयर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या पूछ रहा है सर, पाई के बारे में पूछ रहा है, क्या इट इज अ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर या डायमीटर टू सर्कमफ्रेंस या 21/17 या 3.14। ये दोनों बात तो हम पहले से बता सकते हैं कि ये दोनों गलत है, क्योंकि पाई का वैल्यू होता नहीं। पाई का वैल्यू अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो होता है 22/7 और अगर डेसिमल की बात करें तो 3.14 और ये जाता जाता है इनफिनिट तक। मतलब ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कैटेगरी में आता है। चलिए तो फिर ये दो ऑप्शन और जो बचा इसे कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप लोगों को पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है सर, 2πr, है ना। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या होता है 2πr। क्या इसी को सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू हम पाई इंटू डायमीटर लिख सकते हैं, कैसे सर, 2 इंटू रेडियस डायमीटर के बराबर तो होगा, है ना। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डी, वेरी गुड। तो यहां से पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। क्या आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। तो कह सकते हैं कि पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर, बिल्कुल एज अ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ पॉलीगन विथ मिनिमम नंबर ऑफ साइड। क्या ये सब पूछने वाली चीज है? एकदम बच्चों वाली चीज। पॉलीगन विथ मिनिमम नंबर ऑफ साइड, हमने जब पॉलीगन को डिफाइन ही किया था तो बताया था अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग लाइन सेगमेंट, है ना। और यहाँ पर लाइन सेगमेंट मिनिमम कितने लाइन सेगमेंट से एक क्लोज फिगर बना सकते हैं सर? 3 लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल करके एक क्या बोल सकते हैं? क्लोज फिगर बना सकते हैं। और वो 3 लाइन सेगमेंट से जो फिगर बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग ट्राइंगल। क्या कहते हैं? ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट when you give a vertical cut to a cylindrical base। एक cylindrical base, सिलेंडर है, उस सिलेंडर को हमने एक वर्टिकल कट मारा है तो कैसा शेप नजर आएगा? आप देख पा रहे हो ये हमारा क्या है? सिलेंडर, ठीक है। इस सिलेंडर को आप क्या करो ना, कट मार दो। कट मारने के बाद क्या आपको इस तरीके का नजर आएगा स्ट्रक्चर? इसको मैं इस तरीके से बना रहा हूं। क्या बना दिया मैंने? क्या सही बनाया? सही तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा। देखो क्या इस तरीके से लग रहा है? अगर आप इसको ज्वाइन कर दो तो क्या आपको ऊपर वाला जो इंटरफेस है, ये वाला, ये जो इंटरफेस आपको मैंने फील किया, क्या ये आप अगर देखोगे अच्छे से तो क्या ये एक रेक्टेंगल जैसा नहीं लग रहा है क्या? हाँ, ये किसके जैसा लग रहा है? एक रेक्टेंगल जैसा लग रहा है क्या? यस सर, रेक्टेंगल जैसा थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है। बिल्कुल ये रेक्टेंगल जैसा ही बनेगा जब आप इसे क्या करोगे, अच्छे से ड्रॉ करोगे तो आपका ये क्या बन जाएगा। आप भी सोचो कि एक सिलेंडर, उसे आप जब कट करोगे तो ऊपर से देखने में वो कैसा नजर आएगा? तो एक रेक्टेंगल नजर आएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखो फिर से बच्चों वाला सवाल। क्यूबॉइड हैज कितने वर्टिसेस होते हैं? क्यूबॉइड कैसा दिखता है? क्यूबॉइड हमारा इस तरीके का दिखता है। क्यूब से थोड़ा सा लंबा हो जाता है, क्यूब को स्ट्रेच कर दो इस तरीके से, क्यूबॉइड हो जाएगा। इसमें वर्टिसेस पूछ रहा है। ये जो हमने बनाया है ये क्या है? ये तो हमारा एज है ना। क्या है सर? ये तो हमारा एज है ना। और ये जो हमने देखा ये हमारा फेसेस है। तो इसमें वर्टिसेस क्या होगा? एक वर्टिसेस, दो वर्टिसेस, तीन वर्टिसेस, चार वर्टिसेस, 5, 6, 7 और 8। क्या और कोई कोण नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा है ना। तो हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, विच मीन्स हमारे पास टोटल कितने वर्टिसेस हो जाएंगे? 8। अब यहाँ से आपको एक चीज मैं रिमाइंड कर दूं कि ये है आपके पास जो चैप्टर क्वेश्चन ना, आपको सॉलिड शेप्स के क्वेश्चन है। यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता था, यूलर फॉर्मूला। एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। क्या होता है? एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। इस फॉर्मूले को आप भूलना मत, ये याद रखना, क्योंकि इससे अभी तक मैंने जितना देखा है कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है द वैल्यू ऑफ 2x इंटू माइनस 3x। क्या बच्चों वाला सवाल है? मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x स्क्वायर, है ना। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, तो 3 2 6 और माइनस का साइन आ जाएगा और x इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस 6x स्क्वायर। एंड हियर वी गो, आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ए इज ए स्केलेटन ऑन लाइन ऑफ अ सॉलिड दैट कैन बी फोल्डेड टू मेक इट। ये भी आपको विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स के चैप्टर्स के क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि एक स्केलेटन आउटलाइन जिसको आप फोल्ड करते करते एक 3D शेप बना दो, तो उस आउटलाइन को आप क्या कहते हो? क्या आउटलाइन को आप वर्टिसेस कहोगे? नहीं। क्या एज कहोगे? नहीं। क्या फेसेस कहोगे? नहीं। आप नेट कहोगे उसे। आपने देखा होगा ना, क्यूब का हम लोग इस तरीके का कुछ नेट बनाते हैं, 1 2 3 4 के बाद 5 और ये 6, इस तरीके का हमारा नेट बनता है। और भी बड़ा अलग अलग तरीके का, कि इसे आप जब फोल्ड कर दोगे तो फोल्ड करने के बाद ये हमें क्या दे देगा? तो ये हमें एक क्यूब दे देगा। क्या दे देगा? क्यूब। आप अगर एक कोन बोलो, कोन या सिलेंडर, किसी की बात करो, आप अगर एक सिलेंडर की बात कर लो,
तो सिलेंडर का नेट कैसा बनता है सर? तो सिलेंडर को जब अनफोल्ड करोगे तो एक बीट में रेक्टेंगुलर शीट होगा और बाकी ऊपर सर्कल और नीचे सर्कल, इस तरीके का आपका इसका नेट। ये एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, क्लास 7 की एनसीईआरटी में भी है और आई थिंक क्लास 8 की एनसीईआरटी में भी है, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो नेट इसे कहते हैं जिसके आउटलाइन को जोड़ करके आप एक सॉलिड फिगर बना सकते हो, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनोमियल। पहली बात, बाइनोमियल होता क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है। बाइनोमियल का मतलब वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास दो टर्म है, ठीक है। और ऐसी बात, हमने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म को डिफाइन करा था तो हमने क्या बताया था? टर्म of an algebraic expression is differentiated by plus और minus sign। अगर कभी algebraic expression लिख रहे हैं और उस algebraic expression में plus और minus sign के बीच में जो numbers और variables आ रहे हैं उसे एक टर्म कहते हैं। हम अगर multiply और divide के साइन को कंसिडर करेंगे तो वो एक टर्म नहीं कहलाएगा, मतलब वो दो अलग अलग नहीं कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ m प्लस n, तो ये एक इंडिविजुअल और एक ये इंडिविजुअल टर्म है। बट अगर मैं m इंटू n बोलूं तो ये हमारा mn हो जाएगा और ये हमारा एक सिंगल टर्म कहलाएगा। तो यहां पर हमसे पूछ रहा है कि कौन बाइनोमियल नहीं है। क्या ये बाइनोमियल है? बिल्कुल है। क्या ये है? नहीं है। क्या है ये? हाँ। क्या ये है? बिल्कुल है। ये हमारा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो क्या ये हमारा एक माइनस और प्लस के साइन से सेपरेटेड है? यस सर। क्या ये है सेपरेटेड? यस सर। क्या ये है सेपरेटेड? यस सर। बट हमारा ऑप्शन बी सेपरेटेड नहीं है और ऑप्शन बी ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्यों? हमसे पूछ रहा था कि कौन सा ऑप्शन नहीं है हमारा बाइनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 1 नहीं ये एल है, क्या है? इज एल, देन द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? एल प्लस एल दैट इज इक्वल टू 3l, है ना। कौन सा ऑप्शन है? ये हमारा 31 नहीं है, ये 3l है। ये 3 प्लस एल है ये, और ये 3 माइनस एल है और ये l माइनस एल अपॉन 3 है। तो हमने सॉल्व किया 3l और ये 3l। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 30,000 हमारा प्रिंसिपल है, इस पर रेट 7% दिया गया है ऑन अ सर्टेन फॉर अ सर्टेन टाइम। यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं है और हमारे को क्या दिया गया? कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया 4,347 और हमें बताना है कि टाइम क्या होगा क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को एज इट इज आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। हम सॉल्व करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉर्मूला अमाउंट का क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, और इसमें माइनस अगर हम प्रिंसिपल कर देंगे तो ये हमारा किस चीज़ का फॉर्मूला बन जाएगा? यही फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का, है ना। तो हम सॉल्व करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया गया? 4347 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा क्या है? प्रिंसिपल हमारा है 30,000 1 प्लस रेट हमारे पास दिया गया है 7/100 की पावर n, और ये हमारा माइनस में कितना हो जाएगा? माइनस में हमारा हो जाएगा 30,000, ठीक है। चलिए क्या यहां से हम 30,000 को कॉमन ले लें? अगर 30,000 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा? यहां से बच जाएगा, आपको कह सकते हैं 107/100n माइनस 1, क्या बच जाएगा? ये हमारा बच जाएगा और इज इक्वल टू 4347, क्या है? बिल्कुल है। अब आप इसे ना इधर भेज दो डिवीजन में, तो डिवीजन में आने के बाद ये क्या बच जाएगा? 4347 अपॉन 30,000, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हमारा है 107 अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। अब ये जो n माइनस 1 में ये जो हमारा माइनस 1 है ना, आप इसको दूसरी तरफ भेज दो तो ये माइनस 1 कहाँ चला जाएगा? प्लस 1 में चला जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर हम कह सकते होंगे 107 अपॉन 100 की पावर n इज इक्वल टू 4347 अपॉन 30,000 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम हमारा हो जाएगा 30,000, ऊपर में आ जाएगा 4347 प्लस यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम हमारा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000। तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा?
1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 34347 अपॉन 3030 है ना 30,000 1 2 3 जी विज इक्वल टू 107 अपॉन 100 की पावर n। अब क्या करें सर? अब इसके बाद हमारा कोशिश होता है कि इस नंबर को ना हम प्राइम फैक्टराइज करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें पावर के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका पावर क्या निकलेगा आप अगर बताओ। 34347 क्या किसी पर्टिकुलर नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? 7 3 10 10 4 14 और 14 4 18 19 20 21 ये 3 से तो पहले जाएगा। 3 से इसको हम डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 3 4 जा 12, उसके बाद फिर 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27 और नीचे हमारे पास देखिए, अब नीचे हमारे पास 10,000 बच रहा है। 10,000 को आप क्या लिख सकते हैं? 10,000 को आप लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर, है ना। क्या लिख सकते हैं आप? 100 का स्क्वायर और ऊपर 11449 ये हम गारंटी दे सकते हैं आपको कि ये कहीं ना कहीं 107 का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा? 107 का। आप करके भी देख सकते हो। 107 का आप जब स्क्वायर निकालोगे तो वो क्या आएगा? 107 का आप जब स्क्वायर निकालोगे तो वो क्या आएगा? देखो 107 इंटू 107 क्या आ रहा है? 11449, है ना। देखो तो सर ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि ये चीजें ना थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारे पास दिमाग में चल रहा होता है कि ऑब्वियसली हमारा आंसर तो आना ही है, डेसिमल में तो आएगा नहीं पावर। तो यहाँ जो हमारा नंबर होता है ना उसी के बेस पे हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब मेरे को एक बात और, जब 34347 अपॉन 30,000 आया था तो यहाँ पर तो हम 30,000 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं और 34347 का भी नहीं निकाल सकते क्योंकि वो है नहीं। आपने पढ़ा होगा 2 3 7 और 8 से कोई नंबर एंड करता तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। यहाँ पर 7 से एंड कर रहा है। तो अब हमें नजर आया कि यहाँ पर 107 और यहाँ पर 100 है। अगर 100 का हम कितना भी पावर लगाएंगे तो वो आपको 10,000 यानी कि 100 के फॉर्मेट में जाएगा और यहाँ पर 3000 है, विच मीन्स ऊपर और नीचे किसी ना किसी नंबर से तो ये डिवाइड होना ही है। और हमने जब डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंगली इनके नंबर को सम किया तो सम करने पर पता चला कि ये 21 आ रहा, विच मीन्स ये 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को कैलकुलेशन के लिए फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ऐसे लेंदी वाले क्वेश्चन ना आपके पास जामिया में अगर 30 क्वेश्चन है तो कंप्लीटली 1 से 2 क्वेश्चन ही आते हैं ऐसे कैलकुलेशन वाले, और इसको थोड़ा सा तसल्ली देकर के आखिरी में सॉल्व करना होता है ताकि आपका दिमाग आसानी से क्या बोल सकते हैं, सुकून से चले, कोई हड़बड़ाहट ना हो आपके अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास 107 अपॉन 100 की पावर n है और यहाँ पर हमारा है 107 अपॉन 100 की पावर 2। तो आपको पता है जब इज इक्वल टू के दोनों तरफ हमारा बेस सेम होता है, पावर को इक्वेट कर देते हैं, तो यहाँ से क्या n इज इक्वल टू 2 कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 2, दैट इज ऑप्शन नंबर है। सर इसको सॉल्व करने का कोई आसान तरीका है? बिल्कुल आसान तरीका भी है। मैंने आपको क्लासरूम में भी बताया है, मैंने बहुत सारे बच्चों को जिसको मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ। आप इसको ऑप्शन पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ऑप्शन पुट करके फॉर्मूले में नहीं सॉल्व करोगे। मैंने एक ना क्या बोल सकते हैं ट्री मेथड से बताया था कि 30,000 अगर हमारा प्रिंसिपल है 7% के अकॉर्डिंगली लेकर के चल रहे हैं तो 7% का हम पहले साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, दूसरे साल का इंटरेस्ट। अब 2 साल का इंटरेस्ट जब निकाल देंगे तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे क्या इसमें 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 4347 के बराबर आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा तो फिर हम 3 साल का निकालेंगे। ये जो 2.5 का मामला है ना वो थोड़ा सा ये होता है कम आने के चांसेस, तो 2 निकालेंगे और 3 निकालेंगे। अगर 2 ही में आ जाता है तो मतलब हमारा आंसर 2 है, और अगर 3 में नहीं आ रहा है या 3 में आंसर इससे बड़ा आ रहा है, विच मीन्स न 2 में आ रहा है, 2 में छोटा आ रहा है, 3 में ज्यादा आ रहा है, विच मीन्स 2 और 3 के बीच में, तो हमारा आंसर 2.5। तो थोड़ा सा आपको स्मार्टली भी चलना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करना हमारा मकसद नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ उसके पीछे जो थोड़े से ट्रिक्स या टिप्स या जो भी चीजें हैं उसको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हमने नॉर्मली सॉल्व किया तो ये इतना लंबा जाएगा, आखिर में कुछ बच्चे फंस सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया है कि दिमाग में आपको क्या की पॉइंट्स याद रखने हैं।
ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। और सर क्वेश्चन नंबर 17 हमसे देखो फिर से बच्चों वाला सवाल है ना। अभी तक हमने इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व किया, 17 में है, 15 क्वेश्चन तो एकदम बच्चों वाला था, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं। एक क्वेश्चन वो डायामीटर वाला था, उसमें भी मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए 100 मान करके सॉल्व कर लिया, तो हमारा आंसर जल्दी आ गया। बाकी दूसरा हमारा ये 16 नंबर का क्वेश्चन जो थोड़ा सा कैलकुलेशन था। बाकी अब तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए तो पढ़ते गए और सॉल्व करते गए ना। जैसे ये भी है, हमें रेशियो फाइंड करना 3 किलोमीटर और 300 मीटर। सबसे पहली बात रेशियो में आपको याद रखना है कि यूनिट सेम होना चाहिए। तो 3 किलोमीटर को हम लोग 3000 मीटर कह सकते हैं, और ये हमारा 300 मीटर है ना। मीटर ने मीटर को मारा, 2 जीरो ने 2 जीरो मारा, 3 10 30 दैट इज इक्वल टू 10:1। क्या आंसर आ जाएगा? 10:1। कोई बच्चा क्या करेगा, 300 को ऊपर रख देगा और 3 किलोमीटर को नीचे रख देगा, तो उसका आंसर 1:10 आ सकता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उस चीज को ध्यान देना है कि कैसे आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मामला क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ, जरा ध्यान दें क्वेश्चन में। क्वेश्चन है 0√0³ 15625। अब एक बात बताओ, इसके अंदर से कुछ भी आए, पहली बात 5 है तो हमें पता है कि 5 ही आएगा, कुछ भी आए, और अगर हमारे पास नंबर 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन है तो 0 इंटू समथिंग आंसर हमारा क्या आएगा? 0 इंटू समथिंग हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सम ऑफ 3m एंड 2n, बताओ 3m प्लस 2n क्या हो जाएगा? 3m प्लस 2n क्या 5mn हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हम सम करने के लिए, सम और सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमें लाइक टर्म का होना जरूरी है। ये m है और ये n है, ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, तो आंसर क्या ये होगा? बिल्कुल यही होगा, ये दोनों अलग रहेंगे, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन रहेगा, दैट इज 3m प्लस 2n। ये भी हमारा गलत है और ये भी हमारा गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन जब जामिया में आया था तो इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं ना, ये चारों के चारों ऑप्शन, ये चारों के चारों ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसका आपको बोनस मार्क मिला था, ग्रेस मार्क मिला था, बट ये क्वेश्चन तो सही है ना। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। √288 अपॉन √128, क्या परफेक्ट स्क्वायर है ये दोनों? नहीं है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। क्या इसे हम 288 अपॉन 128 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सॉल्व होने के बाद क्या हो जाएगा, इसको 2 से रिड्यूस करो, 2 6 12, 2 4 8, 2 1 2, 2 4 2 4 दैट इज इक्वल टू √144 अपॉन 64। और 144 तो हमारा 12 का है ना, और 64 तो हमारा 8 का है, तो 4 2 8, 4 3 12, दैट मीन्स 3/2। तो हमारा एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा? 3/2। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी करें तो 1 होल नंबर 1/2 हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 होल नंबर 1/2, जो कि ऑप्शन में हमारे पास नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा अच्छा क्वेश्चन था, बट इसके ऑप्शन गलत दिए गए थे। ऐसे क्वेश्चन फंसाने के लिए देता है, बच्चा ढूंढेगा कि सर 288 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 188 भी 128 भी नहीं, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हमें एक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, और ये हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ 400। 400 के स्क्वायर में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 400 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 पर 4 जीरो, हाँ कितना हो जाएगा? 16 पर 4 जीरो। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 16। देखो मैंने बताया ना कि आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन ही होंगे जो थोड़ा सॉल्व करने वाले होंगे, बाकी सब देखो और सॉल्व करो। हाउ मेनी मेजरमेंट कैन डिटरमाइन अ क्वाड्रिलेटरल यूनिकली। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली डिफाइन करने के लिए हमारे पास कितने कितने क्या बोल सकते हैं, मेजरमेंट चाहिए होता है? क्या 2 चाहिए होता है? क्या 3 में काम हो जाएगा? 4 हो जाएगा? 5? हमारे पास मिनिमम 4 रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। आप एनसीईआरटी अगर खोलोगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं, कंस्ट्रक्शन वाला जो चैप्टर होता है, कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में आपको ये पॉइंट्स लिखे गए हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन, साइड्स और डायगोनल्स, एंगल्स और डायगोनल, जितने भी कॉम्बिनेशन में है सब में मिनिमम मेजरमेंट हमारे को 4 मिनिमम मेजरमेंट चाहिए होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली डिफाइन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज। रेक्टेंगल के डायगोनल कैसे होते हैं? क्या इक्वल होते हैं? क्या नॉट इक्वल है? क्या वन इज डबल ऑफ अदर? नन ऑफ दिस। बिल्कुल, ये तो बच्चों वाली चीज है, इक्वल टू ईच अदर। क्या ये बोलने वाली चीज है क्या? नहीं सर, ये टाइम पास कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी डायगोनल डज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैव। अच्छा, कॉन्वेक्स या कॉन्केव छोड़ो, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल 4 साइडों वाला, इसके कितने डायगोनल्स बनते हैं? 2 डायगोनल्स बनते हैं। तो आइदर ये कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो,
कुछ भी हो, हमारे पास क्या बनेंगे, चार, दो ही डायगोनल बनेंगे। अच्छा ये जो डायगोनल मैंने बनाया ये कैसे डायगोनल है, ये कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स है। कॉनकेव डायगोनल कैसा होगा, कॉनकेव डायगोनल जिसका एक पार्ट हमारा अंदर जा करके मतलब अंदर जाते हुए नजर आएगा, उसके डायगोनल्स जो होंगे कुछ डायगोनल्स बाहर आएंगे। क्या कॉन्वेक्स डायगोनल, कॉनकेव डायगोनल बना सकते हैं? आप लोग अपने नोटबुक पर ट्राई करके मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या आप कॉनकेव डायगोनल बना पा रहे हो, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 25 हमें फिर से देखो बच्चों वाला सवाल, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? नहीं बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या है, हमने बहुत सारे आइडेंटिटीज करवाए क्लास में, आपको भी आइडेंटिटीज याद रखने जरूरी है क्योंकि जामिया में कई दफा डायरेक्ट आइडेंटिटीज से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका आइडेंटिटीज है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का किस चीज का आइडेंटिटीज है, क्या इसका आइडेंटिटीज बन सकता है? एक्चुअली इसका डायरेक्ट आइडेंटिटीज नहीं है लेकिन मैं बना सकता हूँ। इसका आइडेंटिटीज क्या हो जाएगा इसका आइडेंटिटीज हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या हो जाएगा, क्या और भी कोई तरीका है? हाँ, इसको और हम लिख सकते हैं, इसको और लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। सर ये कैसे, अब देखो इसको सॉल्व करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पर है माइनस 2ab, तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ है प्लस 2ab, तो माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कई दफा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को किस अलग अलग तरीके से लिखा जाता है ना, वो भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। ये किसका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये किसी का नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हमारा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है सर, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 26 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है सर, उसका डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, 1 वेरिएबल के ऊपर। इसमें भी हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसमें भी हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसमें भी हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसमें भी हाईएस्ट डिग्री 1 है। क्या सारे के सारे लीनियर इक्वेशन है? देखो लीनियर तो सब है, लीनियर इक्वेशन हमें पता करना है और जहां पर बात आ जाता है इक्वेशन में, इक्वेशन का मतलब वहां पर इज इक्वल टू साइन का होना जरूरी है। यहां पर आपको इक्वल टू साइन है, यहां पर है, यहां पर है, बट यहां पर नहीं है। तो आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर डी के पास इक्वल टू साइन नहीं है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है ना कि लीनियर इक्वेशन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बता रहा है, देखो फिफ्थ वाले बच्चे बता देंगे कि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस, कि हाफ ऑफ द रेडियस, कि इक्वल ऑफ द रेडियस या 1/3 ऑफ द रेडियस। तो डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस, क्या है सर, डबल ऑफ रेडियस। डायमीटर हम लिखते हैं ना, डायमीटर इज इक्वल टू 2 into r, तो वही चीज है ना। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ, ये भी क्वेश्चन जो आपको आया था 2020-21 में, ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। कंट्रोवर्शियल किस लिए कि डायगोनल आर परपेंडिकुलर, डायगोनल परपेंडिकुलर किस में होते हैं, रोम्बस में होते हैं, स्क्वायर में होते हैं और काइट में होते हैं। क्या यहाँ पर स्क्वायर और रोम्बस है? स्क्वायर नहीं है बट रोम्बस है, और काइट भी है सर। यहाँ पर तो दो दो ऑप्शन दे दिया है। काइट भी जब हम बनाते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो छोटा डायगोनल है बड़े डायगोनल के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। और जब हम रोम्बस भी बनाते हैं तो रोम्बस में भी हमने पढ़ा था कि डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो सर इसमें आंसर क्या होगा? तो इसमें आंसर उन्होंने जो मार्क किया था वो रोम्बस को किया था, क्योंकि जब हम लोग, पहली बात तो काइट का उतना ज्यादा जिक्र नहीं है एनसीईआरटी में आपके लेवल पर क्लासेस में, और दूसरी बात जब डायगोनल के बारे में बात करते हैं तो जनरली हम लोग डायगोनल परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंगली जब डिफाइन करते हैं तो वो रोम्बस में करते हैं। बट एक्चुअल में जो आंसर होना चाहिए वो आंसर दोनों होना चाहिए। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि काइट नहीं है और रोम्बस है, ये आपको उस समय थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल मामला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 29, ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज, देखो फिर से बच्चे वाला सवाल। मैंने बताया ना आपको कि अगर 30 क्वेश्चन है ना तो उस 30 क्वेश्चन में आपके पास 26 to 27 क्वेश्चन आपके पास ऐसे होते हैं ना, 26 चलो मान लिया, 25 to 26 क्वेश्चन मान लेते हैं जो डायरेक्ट देखोगे और टिक करोगे, देखोगे और टिक करोगे। वो जो 4-5 क्वेश्चन बचे ना, उस 4-5 क्वेश्चन में थोड़ा सोचना होता है, और उस 4-5 में भी से सर 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जिसमें हमारे को फॉर्मूलाज लगा करके अच्छे कैलकुलेशन करने।
तो अगर आपका बेसिक सही है ना तो फिर मैथमेटिक्स में कुछ मसला ही नहीं है, आपको बस अपने बेस को सही रखना है, सारे बेसिक क्वेश्चन को अच्छे से करते रहना है। तो ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर क्या है सर? एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट तो हमारा 90 से छोटा होता है। राइट एंगल बिल्कुल 90 डिग्री सारे होते हैं, इसमें सोचने वाली बात है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है सर? इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0 देन दिस पॉइंट इज ऑलवेज लाई ऑन। अब देखो हमने ये आपको कार्टेशियन प्लेन बताया, ये हमारा सर x है, ये हमारा x डैश है, ये हमारा है y, ये हमारा है y डैश, ठीक है, ये x डैश, ये x y y डैश। अब बोल रहा है कि अगर हमारा y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट 0 है, मतलब y का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो y का अगर कोई वैल्यू नहीं है तो ना यहाँ एग्जिस्ट करेगा, ना वो यहाँ एग्जिस्ट करेगा, ना वो यहाँ, ना वो पॉइंट कंप्लीटली कहाँ एग्जिस्ट करेगा? वो x एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। आइदर वो नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट करे और पॉजिटिव। अगर हमारे पास 0 कॉमा माइनस में x होगा तो वो यहाँ एग्जिस्ट करेगा, और 0 तो हमारा पहला तो x ही तो होता है यानी कि माइनस एक्स कॉमा 0 अगर हुआ तो हमारा यहाँ एग्जिस्ट करेगा, और अगर x कॉमा 0 हुआ तो हमारा पॉजिटिव x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है मामला? तो सर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट 0 है तो हमारा आंसर किससे आ रहा है? x से आ रहा है। ठीक है, चलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में बने रहने के लिए पूरा, और इस वीडियो को अच्छे से देखें, एनालाइज करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात जब मैंने बताया आपको कि सिर्फ PYQs को हमने सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास एक घंटे का जो वीडियो जा रहा है, मैं चाहूँ तो आधे घंटे में बता सकता हूँ और आप भी सॉल्व कर सकते हो। बट इससे हमारा मकसद है कि हम वीडियो को देखें, उससे क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन के पीछे के और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या ट्रेंड है। अभी तक हमने जितने भी 5-6 साल का पेपर सॉल्व किया है उसमें हमने देखा जिस साल 30 क्वेश्चंस आते थे उसमें आपने देख रहे 25 to 26 क्वेश्चन एकदम इजी लेवल के हैं। इजी किसके? बाकी आपको पास जो 4 से 5 क्वेश्चन है ना उसमें भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मीडियम लेवल के हैं, और आपके पास अगर मैं बताऊं 1 से 2 क्वेश्चन जो बच जाते हैं वो 1 से 2 क्वेश्चन किस कैटेगरी के आते हैं? तो सर 1 से 2 क्वेश्चन आपको थोड़े से हार्ड में भी अगर मैं बताऊं तो वहां पर आपको थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन दे देगा, कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना हो जाएगा, दिमाग लगाने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग से बस गुजारिश है अपने जो भी पढ़ रहे होंगे मैथमेटिक्स, जहां से ही पढ़ रहे होंगे, जैसे ही पढ़ रहे होंगे, उसको इन डेप्थ में पढ़ें, बेसिक चीजों को जरूर याद रखें, क्योंकि जामिया में क्वेश्चन हमेशा आप जब भी देख रहे होंगे बेसिक का ध्यान रखा गया है, बड़े बेसिक सवाल पूछे गए। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहें और मजे करते रहें। ठीक है, चलिए मजे कीजिए। अल्लाह हाफिज।